जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद, जो क्लास 10th का एक चैप्टर है, उसको टोटल क्लियर करने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है, इजी वे, आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश करेंगे पूरा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और किताब पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, रटने का, याद करने की ज़रूरत ना पड़े, केवल स्टोरी के माध्यम से ही समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको समझना होगा, देखिए, महात्मा गांधी जी गए थे साउथ अफ्रीका पढ़ने, वकालत का पढ़ाई करने और प्रैक्टिस करने। ठीक, और वहाँ पे उनको एक केस भी मिला था शायद वो लड़ने के लिए। ठीक, तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, क्या हुआ कि जब 1915 में वो वापस वहाँ से आए, 1915 में वहाँ से वो वापस आए और चंपारण, बिहार के चंपारण में सबसे पहला आंदोलन शुरू किया। ठीक, और बिहार के चंपारण में सबसे पहला आंदोलन किए, सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए। 15 में आए और 17 में चालू किए थे। 17 में क्या किए थे, चालू किए। तो उसके बाद गुजरात के खेड़ा में सत्याग्रह आंदोलन किए, वो भी 1917 के अंदर में। 1917 के अंदर में बिहार के चंपारण में और गुजरात के खेड़ा में किया। और 1918 में क्या हो गया, 1918 में अहमदाबाद में जो सूती के कपड़ों थे वहाँ पे एक सत्याग्रह का आंदोलन किए थे 1918 में। और 1919 में हुआ रॉयल एक्ट लागू हुआ। क्या हो गया, रॉयल एक्ट लागू हुआ। और रॉयल एक्ट लागू जो हुआ तो उसमें क्या था कि जैसे रॉयल एक्ट जैसे लागू हुआ, रॉयल एक्ट जब लागू हुआ तो इसमें था कि किसी को भी, मान लीजिए कोई भी आंदोलन कर रहा है या कुछ कर रहा है जिससे सरकार को क्षति पहुंच रहा है, उसको बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी जेल के, मतलब सॉरी, बिना किसी मुकदमा के, ना FIR लिखा जाएगा, ना कुछ किया जाएगा, डायरेक्ट उसको क्या कीजिएगा, जेल में डाल दिया जाएगा 2 साल के लिए, बिना मतलब बिना होता है FIR, बिना रीजन बताए आपको 2 साल के लिए आपको जेल में डाला जा सकता है। और यही था रॉयल एक्ट। और आया था कब, 1919 में। और जब आया तो इस पे क्या होगा, लोग आंदोलन शुरू कर दिए। आंदोलन जब शुरू किए तो जल्द इसको बहुत तेज़ी में जो इसका क्या बोलते हैं, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था, इसको बहुत जल्दी में इसको लागू कर दिया। और 6 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, यहाँ से आंदोलन शुरू हुआ। एक आंदोलन शुरू हुआ। और उसके बाद 10 अप्रैल को क्या हुआ कि अमृतसर में जब आंदोलन शुरू हुआ तो सब जगह खबर पुगी। और वहाँ अमृतसर में भी आंदोलन हो रहा था। वहाँ पे क्या हुआ कि जो सरकार, अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने उन पे गोली चलवा दिया। क्या चलवा दिया, गोली, लाठी उठी चलवा दिया, जिसमें लाठी चार्ज हुआ, गोली चार्ज हुआ, वहाँ पे चलवा दिया। और वहाँ पे क्या हुआ कि जुलूस जो था वो शांति से, गांधी जी जब जुलूस करा, गांधी जी को आप जानते हैं कि वो अहिंसावादी है, और वो अहिंसा से शांति से जुलूस चल रहा था। उस पर अमृतसर के जो अंग्रेज वहाँ के जो थे, वहाँ पे गोली चलवा दिया। और 10 अप्रैल को चल गया। उसके बाद जब गोली चला, उस समय क्या हुआ, जनरल डायर वहाँ पे क्या किया, अपना कमान लिया हुआ था अमृतसर में। क्या हुआ था, जनरल डायर। और वहीं 10 अप्रैल के बाद क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1919, देखिए 10 अप्रैल को गोली चली। और फिर 3 दिन बाद 13 अप्रैल को जब मीटिंग हुआ या कुछ मेला लगा हुआ था। ठीक, और वहाँ पे क्या हुआ कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। एक समझिए, एक पूरा फील्ड था, चारों तरफ से घिरा हुआ था, और एक से दो दीवार, गेट। और वहाँ पे क्या किया, सारे गेट बंद करके वहाँ पे जितने भी लोग, बच्चे बूढ़े, सब मेला में गए हुए थे। और मेला में कुछ लोग मीटिंग भी करने गए थे। तो उनको क्या हुआ कि ये नहीं कि केवल मीटिंग वाला मारे, बाकी सबको गोली से कुछ चला दिया। उसमें क्या था कि उसके अंदर एक कुआं था। बहुत लोग जान बचा गोली से बचने के लिए कुआं में कूदे, और कुआं में कूदे तो लेकिन अब देखिए, कुआं में कूदे, उसके ऊपर से इतना लोग कूद गए कि वो वैसे भी मर गए। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग जानते हैं। सितंबर 1920 को कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन की तैयारी हुई। उसके बाद जैसे ही चलते रहा, नॉर्मली आंदोलन चल रहा था, थोड़ा सा आंदोलन मंद हुआ। उसके बाद 1920 में, सितंबर 1920 में जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो उसमें स्वराज की मतलब की मांग के लिए क्या हुआ कि मीटिंग बैठा और अधिवेशन हुआ। जो कांग्रेस अधिवेशन होता था, वह अधिवेशन यानी मीटिंग समझिए आप, वो मीटिंग होता था। वहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन हुआ 1920, सितंबर 1920 में, और स्वराज के लिए मांग के लिए वहाँ पे किया गया। ठीक है, उसमें मद्रास को छोड़कर सभी जगह असहयोग आंदोलन का क्या हुआ, उनको सपोर्ट मिला था। असहयोग आंदोलन, अब असहयोग आंदोलन क्यों कहते हैं, ठीक, तो इस आंदोलन का उद्देश्य था कि देखिए, अंग्रेजी सरकार है, तो बिना इंडिया के लोगों के सपोर्ट के वो टिकेगा नहीं। अब मान लीजिए वहाँ से कितना आदमी लाएगा, वहाँ से कितने आदमी को लाएगा, वहाँ से केवल हेड से वहाँ से लाया जा रहा था, बाकी सब सिपाही तो इंडिया के थे। तो क्या था कि उनको सहयोग ना करने के लिए ही असहयोग आंदोलन चलाया गया था, ताकि जितने भी इंडिया के लोग हो क्या करें, अंग्रेजी सरकार को मदद ना करे, अंग्रेज सरकार का बहिष्कार करे, उनका सामान ना खरीदे,
उनको कोई किसी किसी माध्यम से सपोर्ट ना करे, उनका कोई भी उनका जो अपना अंग्रेजी कपड़ा है वो कपड़ा ना खरीदे, अंग्रेजी सामान को ना खरीदे, अंग्रेज से कोई खरीद बिक्री ना करे, ठीक है। तो यही था असहयोग आंदोलन था, ठीक। उसके बाद 1920-21 में, सॉरी 1921 और 21-22 के करीब, 1921 और 22 के बीच में क्या हुआ थी, असहयोग आंदोलन का प्रभाव इतना पड़ा कि जो क्या बोलते हैं उसका मतलब प्रभाव इतना पड़ा कि जो अंग्रेजी कपड़ा आता था, अंग्रेजी कपड़ा यानी जो आता था यहाँ पे, तो लगभग वो 104 से 110 के करीब, लगभग मान लीजिए 110 करोड़ का वो पूरा समझिए बिक्री करता था पहले। लेकिन 21 और 22 के बीच में इस तरह उसका बहिष्कार किया गया कि मात्र वो 57 यानी 50 से 57 करोड़ का ही मतलब कि अपना व्यापार कर पाया, ठीक है। इसमें क्या था असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन क्या शुरू हुआ था 1920 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के पूरा भारत का भ्रमण किए थे। कब क्या किए थे, पूरे भारत का भ्रमण किए हुए थे 1920 में। और गांधी जी का मानना था कि अगर अंग्रेजों से जीतना है तो हिंदू और मुस्लिम क्या होगा, दोनों को मिलना पड़ेगा। अगर इसमें अगर क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी मतभेद होता है तो हम लोग को मुश्किल हो जाएगा। और उनका मानना सही भी था। 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली जो थे वो पूरे भारत का क्या किया, भ्रमण किए ताकि पूरे भारत में इस आंदोलन को चलाया जा सके, ठीक। उसके बाद बगानों में स्वराज के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ। तो बगानों में स्वराज का मतलब जो यानी बगान में जो बगानी मजदूर थे, जो खेती की जो क्या बोलते हैं, इसमें आम का बागान हो गया, लीची का बागान हो गया, ऐसे बागान जो थे उसमें जो मजदूर काम करते थे, तो उनको इजाज़त नहीं था कि आप बिना पूछे बागान से निकल नहीं सकते हैं, बिना पूछे कहीं घर नहीं जा सकते, बिना पूछे यानी बिना परमिशन के आप इधर से उधर कहीं नहीं जा सकते। उन पे ये था। और ये कब से लागू था 1859 से, जो इंग्लैंड के इमिग्रेशन जो हुआ था एक, उसके तहत ही बनाया गया था कि मजदूर बिना इजाज़त के वहाँ से नहीं जा सकते। और जब असहयोग आंदोलन, जब इनको इसके बारे में पता चला, असहयोग आंदोलन के बारे में जब बगानी मजदूरों को पता चला, तो लोग बगान छोड़कर चल दिए। क्या कर दिए, बगान छोड़कर चल दिए। और बगान छोड़कर वहाँ से चल दिए असहयोग आंदोलन के लिए। क्यों? क्योंकि गांधी जी को सहयोग करने के चक्कर में ये लोग यहाँ पे हम लोगों को छोड़ दिए। उसके बाद गिरमिटिया मजदूर के बारे में कुछ चर्चा। गिरमिटिया मजदूर जिसमें उपनिवेश के दौरान जो मजदूर में जो जिसमें मान लीजिए दूसरी जगह कंपनी है और यहाँ से मजदूर ले जा रहे हैं, यहाँ दूसरी जगह कंपनी है, जैसे मान लीजिए यहाँ से फ्रांस लेगा, चाहे दूसरी जगह कहीं मतलब कि उठा कर लेगा, दूसरे विदेशों में जो ले जा रहे थे, दूसरे जगह जो मजदूर ले जा रहे थे, यानी उनको एग्रीमेंट पे साइन करा कर ले जा रहा था जिस मजदूर को, तो उन्हीं को क्या कहता है, गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। गिरमिटिया मजदूर यानी उनको जो एग्रीमेंट होता था, ये जो मजदूर लोग थे उसको गिरमिट कहते थे। एग्रीमेंट की जगह उसको गिरमिट कहते थे। और इसी से जो एग्रीमेंट वाले मजदूर थे उनको क्या कहता था, गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद बीच में चौरी चौरा आंदोलन 1922 में हुआ था। चौरी चौरा आंदोलन जो था वो 22 में था। असहयोग आंदोलन अभी चल रहा था, ठीक। 20 से चालू हुआ था और 22 तक चला था। तो क्या हुआ कि 22 में जब गोरखपुर के एक चौरी चौरा गांव का नाम है, और वहाँ पे क्या हुआ था कि आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे। तो वहाँ पे पुलिस आई। पुलिस का प्रतिक्रिया कुछ थोड़ा सा उग्र था। तो क्या हुआ कि जो आंदोलनकारी थे वो भी उग्र हुए और पुलिस पूरे थाने को ही फूंक दिया। क्या किया, पूरे थाने को ही आग लगा दिए, जला दिए। और तभी क्या हुआ था कि जब जला दिए, तो जब इस बात को महात्मा गांधी को पता चला कि चौरी चौरा कांड हुआ है, इसमें क्या हुआ कि पुलिस थाने को ही फूंक दिया गया। तो गांधी जी तो अहिंसावादी थे, वो तो हिंसा चाहते थे। और ये क्या था, हिंसक क्रिया नहीं, यानी कि उन लोगों को जला दिया गया, हिंसक हो गया ये। तो हिंसक क्रिया की वजह से उन्होंने क्या किया, फरवरी 1922 में उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्या कर दिया, वापस ले लिया। और बीच में ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। क्या हुआ, 1929 में एक बार लाहौर अधिवेशन हुआ। उसके बाद 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा और 11 शर्तों की मांग की। उसमें खास नमक कर था। बीच में जब वापस ले लिया, तो इसके बाद ऐसे ही छोटे मोटे आंदोलन हो रहे थे, ठीक। और एक बार 1930, मुख्य रूप से 1930 की बात आई है। उसमें क्या था कि उस समय क्या था, वायसराय थे, जो वायसराय बोला जाता है, इरविन थे। कौन थे, इरविन थे। और इरविन को महात्मा गांधी ने एक खत लिखा। इरविन को महात्मा गांधी ने खत लिखा। उसमें 11 शर्त थे कि हमारी 11 शर्तें मांगी की जाए, वरना हम आंदोलन शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे, आंदोलन शुरू कर देंगे। और आंदोलन शुरू कर देंगे क्यों,
मेरी शर्तें पूरी की जाए। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि नमक कर को हटाना। नमक कर यानी जो नमक हम लोग खाते हैं उस नमक पे जो टैक्स थे, कर थे, उसको हटाना। नमक अमीर हो या गरीब हो सब कोई यूज करता है, तो उसको कर फ्री होना चाहिए, उसमें टैक्स नहीं होना चाहिए। यही बात उनकी सबसे मुख्य रूप से थी, ठीक। और उन्होंने कहा कि 11 मार्च 1930 तक, मतलब 30 तक अगर मेरी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो हम क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। डेट कब दिए, 11 मार्च 1930। 11 मार्च 1930 तक का उन्होंने डेट दिया और बोला कि अगर मेरी मांगें पूरी नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, आंदोलन शुरू करेंगे। कौन आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन हम शुरू करेंगे। और इरविन जो था गांधी जी की बात मानने के लिए तैयार नहीं था, उन्होंने ये बात नहीं माना, तो क्या हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कब हुआ था, 1930 में वो शुरू हो गया, ठीक। और उसके बाद जब आंदोलन शुरू किए तो उस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, और मुख्य उद्देश्य था कि साबरमती जो उनका आश्रम था वहाँ से लेकर गुजरात के दांडी तक जाना और वहाँ पे नमक बनाना, ठीक। और इसका पूरा टोटल दूरी था 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर कहाँ से चलना था, साबरमती जो था, साबरमती आश्रम इनका जो था, साबरमती में महात्मा गांधी जी का आश्रम था, वहाँ से चलकर गुजरात के दांडी तक जाना था। कहाँ था, गुजरात के दांडी तक उनको जाना था। और वो गए और बीच में जहाँ भी रुकते थे वहाँ पर अपने भाषण देते थे, अपने मतलब लोगों को जागरूक करते थे और लोग उनको बहुत बढ़िया सुनते भी थे, ठीक। और मात्र 78 आदमी लेकर निकले थे। 78 को अपने मतलब कि विश्वासी आदमी को लेकर निकले थे और वहाँ पे जाते थे तो बहुत सारे लोग हो गए। और वहाँ पे जाकर उन्होंने समुद्री पानी को गर्म किया और नमक बनाया। और जो कि वहाँ का कानून क्या होता है, कानून के विरुद्ध था कि आप नमक नहीं बना सकते हैं, सरकारी बनाएगी और आप लोग कोई ऐसे नॉर्मली कोई आदमी नमक नहीं बना सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि नमक बनाकर कानून को भंग किया। क्या किया, कानून को भंग किया। और यहीं क्या हुआ कि यहीं से सारे लोगों को थोड़ा सा मतलब कि जोश मिला, हिम्मत मिली और सब लोगों ने थोड़ा कहीं ना कहीं क्या हुआ कि नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया। जो अंग्रेजी में नियम थे उनको तोड़ना शुरू कर दिया। कोई सैनिक अपना काम छोड़कर चल दिया करता था, वो कोई वकील वकालत नहीं करता था, ठीक। कोई किसान उसको कर नहीं देता था। कोई जिसमें बगानों के मजदूर थे बगान छोड़कर चल दे रहे थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ और ये चलते रहा और ये बड़ी स्पीड में चला, ठीक। उसके बाद दिसंबर 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया। क्यों, तो इसमें कुछ एक जगह इरविन जो लोगों पर फिर से गोली चलवा दिए थे, कहीं ना कहीं गोली चलवा दिए थे। फिर भी क्या हुआ था कि लोगों में लेकिन उत्साह कम नहीं हो रहा। तो बहुत सारे लोग उनको क्या कर रहे थे कि मतलब कि सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। तो इनको मतलब कि इंग्लैंड की तरफ से थोड़ा सा इनको मिला कि हाँ आप आइए, एक गोलमेज सम्मेलन होने वाला, इंग्लैंड के गोलमेज सम्मेलन होता है, तो वहाँ पे आइए और अपना बात रखिएगा, ठीक। ये बात सुनकर गांधी जी सोचे कि हाँ ठीक है भाई, हम अपने बात रख ही देंगे, अपने बात जब रखेंगे तो मनवाएंगे भी। इसी बात को लेकर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक। जब आंदोलन को वापस ले लिया और जब वहाँ पे गोलमेज में गए तो इन्होंने अपने बात रखा, लेकिन बात को कोई माना नहीं। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में हुआ था और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। जो 1932 में हुआ था जो 1930 में हुआ था, इसमें लेकिन शामिल होने के लिए कांग्रेस के कुछ नेता चाहते थे ताकि उसमें शामिल होकर कुछ बात कहा जाए, लेकिन आपसी मतभेद के कारण उसमें नहीं कर पाए। और 1932 में जब हुआ तो आंदोलन के तहत गांधी जी वहाँ पे गए, लेकिन वहाँ पे उनका भी बात नहीं माना गया, ठीक। तो फिर 1932 में दोबारा जब वहाँ से आए तो फिर दोबारा आंदोलन शुरू किए, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किए, लेकिन इस समय कोई भी उनको सपोर्ट मतलब ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया। ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया। उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन का समझौता हुआ और ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए एक दलित वर्ग एसोसिएशन का क्या हुआ था, एक संगठन बनाया हुआ था, ठीक। उसके बाद 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, लेकिन वो मंद रहा, उसमें कोई ज़्यादा प्रभाव मिला नहीं। उसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम गीत के लेखक जो थे बंकिम चंद्र थे, ठीक। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जो थे बंगाल के हैं, उन्होंने क्या लिखा था, राष्ट्रगान लिखे थे। आपको अगले चैप्टर में। जय हिंद।